एक वक्त था जब देश में सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सबसे चर्चित जांच एजेंसी हुआ करती थी। कोई कांड कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगता था कि उसकी जांच सीबीआई कर रही है या फिर नहीं। सीबीआई ने कई बड़े मामलों को सुलझाया तो अक्सर इसके दुरुपयोग के भी आरोप लगे, लेकिन अब सीबीआई से ज्यादा चर्चा ईडी की होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कामकाज का दायरा। सीबीआई की शक्तियां जहां आपराधिक मामले तक ही सीमित रही, वहीं ईडी के कामकाज का दायरा काफी बढ़ गया। अगर किसी आपराधिक मामले का भी कोई वित्तीय एंगल निकलता है तो ईडी उस जांच में शामिल हो जाती है। तो आइए समझते हैं ईडी काम कैसे करती है और इसके अधिकार क्या हैं। भारत को जब अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बना था। इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखता था। साल 1956 में एनफोर्समेंट यूनिट बनी, इसी में इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बना। तब ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के विभाग में एक एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करती थी। साल 1957 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रखा गया। इसे ही अब ईडी कहते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ एक एक्सचेंज कंट्रोल लॉ का उल्लंघन करने वाली मामले की छानबीन करती थी। उस वक्त इसकी सिर्फ 2 शाखाएं थी, एक बॉम्बे और दूसरी कोलकाता में। अब हालांकि ईडी की शाखाएं 29 जोन में फैल चुकी है। साल 1960 में ईडी को रेवेन्यू डेवलपमेंट में शिफ्ट कर दिया गया और तब से ये उसी के लिए काम कर रही है। बीच में 4 साल यानी 1973 से 1977 तक ईडी पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का भी नियंत्रण था। चलिए अब समझते हैं किन कानूनों के तहत काम करती है ईडी। ईडी किसी भी बड़े मामले का वित्तीय एंगल निकालने पर उसकी जांच में शरीक हो जाती है, लेकिन ये खास तौर पर 3 कानूनों के दायरे में काम करती है। ये कानून है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। अगर फॉरेन एक्सचेंज में किसी किस्म की गड़बड़ी होती है, कोई जालसाजी करके पैसे बनाने या बेचने की कोशिश करता है, तो ईडी एफईएमए के तहत उसकी नकेल कसती है। वही पीएमएलए कानून में मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन होती है और अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 से 10 साल तक की कैद या फिर कैद और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। आर्थिक अपराधी अमूमन जालसाजी करके मुजरिमों के पनाहगार माने जाने वाले देश में भाग जाते हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए ईडी को एफईओए के रूप में एक कारगर हथियार दिया गया है। इसके तहत जांच एजेंसी भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति को जब्त कर सकती है, उनकी कुर्की भी करवा सकती है। ईडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक डायरेक्टर होते हैं और उनके साथ एक जॉइंट डायरेक्टर एओडी। इसके बाद उनके नीचे 9 स्पेशल डायरेक्टर होते हैं जो देश के अलग अलग जोन और हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस आदि के आधार पर बटे हैं। इसके बाद इनके नीचे कई जॉइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर आदि होते हैं और फिर अलग अलग अधिकारी भी होते हैं। अगर सीबीआई की बात करें तो वह अमूमन केंद्र सरकार या फिर अदालत का आदेश मिलने पर किसी खास मामले की छानबीन करती है। राज्य से जुड़े मामले की जांच के लिए उसे संबंधित सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन ईडी के मामले में ऐसा नहीं है। किसी भी थाने में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की हेराफेरी का मामला दर्ज होने पर पुलिस उसकी जानकारी ईडी को देती है। फिर ईडी थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू कर सकती है। ईडी को अगर पुलिस के पहले मामले की जानकारी लग जाती है तब वह जांच शुरू कर सकती है। ईडी की ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। किसी आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त जांच एजेंसी कारण बताए या नहीं, पर उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। ईडी के अगर एक भी अधिकारी के सामने बयान दिया गया तो वो अदालत में सबूत माना जाता है। इसकी गिरफ्तारी में जमानत भी मुश्किल से होती है। एफईएमए और पीएमएलए मामले में ईडी 3 साल तक आरोपी की जमानत रोक सकती है, भगोड़े अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर सकती है और केंद्र सरकार से अटैच भी कर सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ईडी के खिलाफ याचिका क्यों दायर हुई। आर्थिक अपराधियों की नकेल कसने के लिए ईडी को असीमित शक्तियां दी गई है। कुछ लोगों का आरोप है कि ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ईडी का दुरुपयोग भी होता है, इसलिए इसकी शक्तियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। यही वजह है कि पीएमएलए के कई प्रावधानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करीब 250 याचिकाएं दायर की गई। इनमें खास तौर पर ईडी की संपत्ति की तलाशी करने, जब्त करने और कुर्की करने के अधिकार पर सवाल उठाया गया।
इसमें यह भी कहा गया कि अपनी बेगुनाही का सबूत लाना आरोपी का काम नहीं होना चाहिए। साथ ही ईडी के सामने दिए गए बयान को अदालत में सबूत नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि एजेंसी किसी आरोपी पर दबाव डालकर मनचाहा बयान दर्ज करवाने के लिए मजबूर कर सकती है। याचिकाकर्ताओं की यह भी मांग थी कि आरोपी को एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR की एक कॉपी मिलनी चाहिए, जो फिलहाल ईडी नहीं देती है। उनकी यह भी दलील थी कि PMLA के तहत किए अपराधों के लिए औसत सजा 7 साल है, इसीलिए इसे गंभीर अपराध नहीं माना जा सकता। ऐसे में जमानत की प्रक्रिया को और सरल किए जाने की जरूरत है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ताओं की अधिकतर दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। ICIR देने के मामले पर कोर्ट ने कहा कि ये चूंकि ईडी का अंदरूनी दस्तावेज है, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि इसे आरोपी के साथ साझा किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर जांच एजेंसी गिरफ्तारी के वक्त कारण बता देती है तो आरोपी के लिए उतनी जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए। वैसे भी आरोपी के पास अदालत में मौका होता है कि वो किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए गुजारिश कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सामने आरोपी के कबूलनामे के खिलाफ भी दी गई दलीलों को पुख्ता नहीं माना। उन्हें कहा कि ईडी के अफसर पुलिस नहीं हैं। ऐसे में ये नहीं माना जा सकता कि वो सिर्फ जेल भेजने की धमकी देकर किसी को अपने खिलाफ झूठ बोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि बेगुनाही का सबूत जुटाने का जिम्मा आरोपी का ही होना चाहिए, क्योंकि PMLA के कुछ कानूनी प्रावधानों के चलते ये जरूरी है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने PMLA एक्ट के तहत ईडी को दिए गए अधिकारों को सही बताते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 17 दिसंबर 2012 को राज्यसभा में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट बिल को पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम ने PMLA के मजबूत करने पर भाषण दिया था और मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रेडिकेट क्राइम के कॉन्सेप्ट को समझाया था। अब इस भाषण के 5 साल बाद 2019 में चिदम्बरम को ईडी ने इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया था। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी ईडी के बारे में, जिसे सुनकर आपको थोड़ा तो अंदाजा लग ही चुका होगा कि ईडी कितनी पावरफुल होती है। तो अगर आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पसंद है तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।